नमस्ते सभी दर्शकों को। वुमेन टीवी इंडिया के साथ जो भी हमारे मित्र सभी प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, जहां से भी आप जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज एक सामाजिक विषय के साथ आपके सामने आते हैं और चर्चा करते हैं ऐसी बातों पर जिनको ज्यादातर लोग टैबू समझते हैं या फिर उन विषयों पर कभी बात नहीं होती, और हम कुछ ना कुछ नए जानकारी और नए समाज के बारे में आपसे बात करते हैं। आज का विषय बहुत रोचक है और खास तौर पे जो हमारे इधर उत्तर भारत में या भारत के दूसरे हिस्सों में जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, हम उसकी बात करते हैं। उसकी एक अलग व्यवस्था है जहां पर वो आप सभी जानते हैं क्योंकि आप उसी को व्यवहार में लाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मातृसत्ता के बारे में, और हम बात करेंगे मातृवंशी समाज के बारे में, इट्स मैट्रिलिनियल सोसाइटी के बारे में, और मैट्रियार्की में और मैट्रिलिनियल सोसाइटी में क्या फर्क होता है वो भी जानेंगे। और आज हमारे साथ बहुत ही हमारी प्यारी सी मेहमान है हसीना खरबी, जो हमारे साथ शिलोंग मेघालय से जुड़ी हैं। हसीना जी एक सोशल एक्टिविस्ट है, बल्कि मैं कहूँ कि अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है हसीना जी। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर हसीना जी का काम वो पूरे अंतरराष्ट्रीय पूरे विश्व ने सराहा है। और हमारे लिए बड़े अच्छे और गर्व की बात है कि हसीना जी उस खासी समुदाय से, उस खासी ट्राइब से बिलोंग करती हैं जहां पर आज भी मातृवंशी समाज को प्रैक्टिस किया जाता है, उसकी व्यवस्था को चलाया जाता है और उसको देखा जाता है। आज हम बात करेंगे हसीना जी से खासी समुदाय के बारे में, और ये कैसे उनकी परंपरा है और ये कैसे बनी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ कि पूरे विश्व के अंदर दो ही प्रकार का समाज है, या तो मातृसत्ता है या पितृसत्ता है। अगर हम बहुत पीछे जाते हैं, अगर हमें समाज को समझना है, हमें समाज की व्यवस्थाओं को समझना है, तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जहां पर इंसान का विकास हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, तो हमारे दोनों हाथ जो पैर थे, अगले दो पैर थे, वो हमारे हाथ बन गए, और समाज बिल्कुल मस्तिष्क का विकास होने लगा, और फिर हमने समाज का निर्माण शुरू किया। आप यकीन मानो, थोड़ा सा मैं इसके बारे में दर्शक को बताना ही चाहती हूँ कि जहां हम पितृसत्ता दो ही तरीके का, देखिए अलग अलग जगह पर विश्व के अलग अलग कोने पे समाज बने, लोग इकट्ठा रहना शुरू किए, उन्होंने अपनी अपनी व्यवस्था बना ली। एक व्यवस्था तो ये कहती है कि पुरुषों ने जब स्त्री और पुरुष दोनों ही जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तब उन्होंने अपना एक समाज बनाया जहां पर कि अगर स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो वो उतना शिकार नहीं कर पाती थी, तो वो उसको गुफा में छोड़ गए, और गुफा में रहने के बाद स्त्री ने एक के बाद एक बच्चे को जन्म देती गई। और चूंकि उस अवस्था में वो शिकार में इतना नहीं कर सकती थी, तो पुरुष जो है वो देवता हो गया कि वो शिकार करके लाता था, स्त्री को देता, तो स्त्री ने उसको गुफा में बैठ करके अपने बच्चों को पाला, और उसने आसपास की कृषि को संभाला, खेतों को हम बनाया, उपज पैदा की, और साथ में जानवरों को जैसे मवेशियों को रखना शुरू किया। तो समाज में एक व्यवस्था ये बनी जहां पर फिर पुरुष, और बाद में ये सत्ता कैसे बन जाती है वो भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा समाज बना जहां पर जब एक स्त्री पुरुष को एक स्त्री जब गुफा में एक बच्चे को जन्म देती, तो पुरुष ये सोचता है कि इसके पास कोई ना कोई दैवीय शक्ति है, ये कैसी अपनी दैवीय शक्ति से एक बच्चे को उत्पन्न कर देती है। तो एक भय जो है वो रहा, और एक जिज्ञासा और कौतूहल भी बना कि ये तो कुछ चमत्कार है, ये तो कुछ ईश्वर का कुछ रूप है। तो पुरुष जो है वो स्त्री के आगे नतमस्तक हुआ, उसको लगता था इनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके पास कोई जादू है, चमत्कार है जो हमारे पास नहीं है। तो उसने जो है पुरुषों को स्त्री के आगे झुकाया, और जो मातृसत्तात्मक जो समाज बने उनके पीछे ये रहा। और ये इस व्यवस्था, दोनों ही व्यवस्था तब तक बहुत सुंदर है जब तक वो साथ मिलकर चले, जब तक वो एक दूसरे के सहयोगी बने। जब हम सत्ता की बात करते हैं, सत्ता का मतलब ये होता है दूसरे पर शासन करना।
और जब हम दूसरे को रूल करते हैं, व्हेन वी आर रूलिंग ऑन द अदर, तो वो हो जाती है सत्ता, शासन होता है। तो शासन ऐसे बना, धीरे धीरे ये व्यवस्था बनती गई। लेकिन आज अगर हम आज के समाज की बात करें, तो आज तो हम विकसित लोग हैं, डेवलप्ड हैं, एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, और साथ में हमने बहुत सी शक्तियां हासिल कर ली हैं। तो आज के दिन हम बात करते हैं कि जो समाज है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी का हम डेवलप करें, हम जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनाएं जहां पर सबकी समानता हो। इन बातों से परे आपको यकीन दिलाने के लिए कि मातृसत्ता और मातृवंशी समाज भी आज भी पूरे विश्व में सरवाइव करता है, और वो बड़े प्राइड के साथ सरवाइव करता है। तो हसीना जी के पास चलेंगे। हसीना जी, मेघालय प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, जहां पर मातृवंशी समाज है। तो ये मातृवंशी समाज हमारे पितृ सत्तात्मक समाज की महिलाओं या पुरुषों के लिए एक कौतूहल का, एक रोचक जानकारी का विषय है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि ये मातृवंशी समाज कैसे बना, इतिहास आप बताएं, और खासी ट्राइब के बारे में आप बताएं। जी हसीना जी। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच कि आपकी शो में ये दोबारा मुलाकात हो रहा है सब ऑडियंस से। तो आज जो हम लोग परीक्षा करेंगे, जो मैट्रिलिनियल सोसाइटी जो है, जो सोसाइटी हम मतलब आई बिलोंग टू अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी, आई बिलोंग टू द खासी ट्राइब। So I just wanted to give a little bit of an insight. मतलब ये जो matrilineal society जो है, ये मतलब अलग, मतलब it's a very different society altogether. And in India, we also have a matriarchal society, which is in Kerala. So in Kerala, they have a matriarchal society, but we, the Khasi in Meghalya, the state of Meghalya, we observe as a matrilineal society. Now, the difference between a matriarchal society and a matrilineal is that matriarchal society may all the powers lies on the woman. In a matrilineal society, we have the maternal uncle who is still the decision making lies on the maternal uncle when it comes to property, when it comes to major decision of the family, when it comes to heritage and clan. That comes to the matrilineal, to the maternal uncle. Now, like for example, in a matrilineal जो society जो है, जो हम लोग का जो surname जो है, हम लोग मतलब we give of our mother, we don't give of our father. तो ये एक hundreds and hundreds of years ago, it is maintained that in a matrilineal society, giving the surname of the mother, it's protecting the clan and the heritage, because men would go for war, but the women would be at home. So the beauty of it that when the world is fighting for gender equity and gender equality, here we have a society which is beautiful, that we can give the surname to our mother. And in this society, what is very beautiful is that there's no illegitimate child, in the society, So that's the beauty of it, that a child is never illegitimate, by anything, because the lineage is through the mother. Number one. Two is that the other beauty is that in a patriarchal society, the elder son is basically the caretaker, the responsible person of the family. But in a matrilineal society, the youngest daughter, जैसा मैं एक youngest daughter हूँ, एक khaddu. In our tribe we call the khaddu the youngest daughter. She is the custodian and the caretaker of the family. Now this has been practiced because it has been believed that younger daughter uska matlab lifespan, she lives longer, so she'll be able to take care of the family more than the eldest son. So that is why the practice happens. जी हसीना, मुझे एक मिनट मुझे दीजिए। आपने जो अभी तक बताया है, मैं अपने दर्शकों को हिंदी में बताना चाहूंगी। मित्रों, हसीना जी हमारे साथ हैं और उन्होंने
मेघालय के खासी समुदाय के बारे में बताया है कि ये खासी समुदाय में ये बहुत पुरानी परंपरा है कि मातृवंशी समाज है। और मातृवंशी समाज की जो बहुत खूबसूरती है, सबसे वो मैं आपको बताती हूँ कि जो इन्होंने बताया है। सबसे पहली बात तो ये बताई है कि इनके मातृवंशी और मातृसत्ता में क्या फर्क है। मातृवंशी में कि वंश का नाम है जो वो महिला के नाम से चलता है, माँ के नाम से चलता है, और माँ का सरनेम मिलता है। जैसे हम पिता का नाम लगाते हैं वैसे ये लोग माँ का नाम से चलता है, वही वंश होता है। और माँ का नाम लगाने की सबसे बड़ी खूबसूरती इन्होंने ये बताई है कि पूरे समाज में कोई बच्चा अवैध होता ही नहीं। हम किसी बच्चे को अवैध कह ही नहीं सकते, क्योंकि जिसके बाप का नहीं पता हम उनको यहाँ अवैध कहते हैं, लेकिन माँ का तो सबको पता है, तो वो अवैध कैसे हो गया। तो ये एक बहुत खूबसूरती उन्होंने मातृवंशी में जो बताई है वो ये है। और दूसरा उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, एक और जो हमें बताया है कि जो मातृसत्ता समाज है जो केरल में है, वहां पर के ज्यादातर जो सभी डिसीजंस हैं वो हमारे महिलाएं ही लेती हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि जो खासी समुदाय है वो मातृसत्तात्मक ना होकर के मातृवंशी है। मातृसत्ता में आप बता रही हैं कि जो मामा होता है, इनके समाज में जो मामा होता है, मामे के पास सारे राइट्स होते हैं बड़े बड़े फैसले करने के, कि प्रॉपर्टी के बारे में फैसला करना है या फिर किसी और सत्ता के बारे में फैसला करना है, किसी भी तरीके जो बड़े फैसले हैं वो मामा ही परिवार में करता है। तो मामे की भूमिका है, तो इसका मतलब है माँ के भाई की बहुत बड़ी भूमिका है, जिनको जो भूमिका यहाँ पर टोटल रिजेक्टेड है कि भाई आपका क्या मतलब बनता है हमारे परिवार में आने का, जबकि वो बिल्कुल दूसरा है। तो ये दो बातें हसीना जी ने हमको बताई हैं जो हमारे समाज से इनके समाज की जो व्यवस्था है उसको अलग करती हैं। अभी आप दूसरा इन्होंने बताया है कि जो सबसे परिवार में सबसे छोटी लड़की होती है उसे खद्दू कहते हैं, और खद्दू जो लड़की है, परिवार की जितनी संपत्ति होती है, मान लीजिए माँ है, पिता है और भाई बहन जितने भी हैं, उस परिवार के अंदर सबसे जो छोटी लड़की है उसको खद्दू कहा जाता है, और सारी परिवार की जो संपत्ति है वो उस खद्दू के नाम लगाई जाती है, वही उनकी उसको देख रेख करती है। और उसको सबसे छोटी लड़की को चुनने का मतलब ये है कि जो सबसे छोटी लड़की होगी उसकी आयु लंबी होगी और माँ बाप बुजुर्ग होंगे तो वो उनकी सेवा अच्छी तरह से कर पाएगी। वो तब उम्र उसकी होगी कि वो बुजुर्गों को संभाल पाए और उनको उनकी देखभाल कर पाए। ये उन्होंने कारण बताया है कि खद्दू को किस तरीके से वो चुनते हैं। जी हसीना, अब और आगे हम बढ़ते हैं। ये हमने अपने दर्शकों को कुछ बातें जो हैं वो बताई हैं। हमारे साथ धीरज कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं हमारे करनाल से, हमने आपको जोड़ा है। और सबसे बड़ी खूबसूरती और जो सबसे प्यारी चीज जो मैं धीरज भाई के लिए मैं कहना चाहती हूँ ये है कि वो सामाजिक रूप से इतने संवेदनशील है और जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं। और कोशिश, मैं उनको बहुत बड़ा चेंज मेकर भी कहती हूँ, बदलाव लाने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो हर चीज में, हर काम में उसको वो इतनी देश प्रेम की भावना से और इतनी इंटेंस उसकी फीलिंग के साथ, प्रेम की फीलिंग के साथ करते हैं कि सारा समाज इनके साथ जुड़ते हैं। ये कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं और वो सफल होता है। और पब्लिक की सपोर्ट जो है, ना केवल पब्लिक की इमोशनल सपोर्ट, इनकी फिजिकल सपोर्ट, और इनकी बहुत ज्यादा जो भाईचारा और इनके ऊपर जो विश्वास है वो देखते ही बनता है। तो आज मैंने धीरज भाई को जरूर बुलाया है इसलिए क्योंकि धीरज आज के बाद भी बहुत सारे लड़कियों को संबोधित करेंगे, क्योंकि सामाजिक जो व्यक्ति है और समाज की जिसकी भावना रहती है वो जाएंगे। तो धीरज, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पहले भी हम कभी कभी चर्चा कर चुके हैं, तो आज मैंने आपको शामिल किया कि हम हसीना जी से बात कर सकेंगे और आप जो है अपने अनुभव को भी आप हमें बता सकेंगे। हसीना जी की बात सुनने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे। जी हसीना। सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी को नमस्कार करता हूं, आपको भी, हसीना जी को भी, और तमाम दर्शकों को जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं। और अब तक की मैं हसीना जी ये कहना चाहूंगा कि मतलब इट इज वेरी सरप्राइजिंग द थिंग्स यू हैव शेयर्ड येट, अनबिलीवेबल how things are happening in here in India only. And though we have heard about these things, the you know the system of these areas, but
the depth of the subject. Today many things have revealed, and we have just started it 10 minutes back. It is very surprising. Gee, really, it's true. It's very surprising, and for most of the people who are practicing patriarchy, उनके लिए तो ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली कुछ बातें हैं जो यहाँ पर होंगी। जी हसीना जी, जो सबसे एक अब हम समाज का सवाल करते हैं कि आपके यहाँ एक और बहुत खूबसूरत चीज मैंने महसूस की, शादी की क्या परंपरा है? व्हाट इज द कस्टम, या आपकी क्या प्रक्रिया क्या रहती है? शादियां कैसे होती हैं मातृवंशी समाज में? जी आप बताएं। Okay, so I just wanted to also bring forward हमने जो बताया था कि जो youngest daughter, तो प्रॉपर्टी में जो ancestral property जो है, ancestral property मतलब जो heritage grandmother से parents को, वो property मतलब खड्डो को देता है, मतलब क्योंकि खड्डो की जो youngest daughter है, having that property meaning that if any of the brother, sister, uncle, children, anybody is in trouble, they will never be on the street. तो मतलब घर रहने के लिए मतलब जगह youngest daughter का घर में होता है, तो they don't have disowning, you know, तो वो उस तरफ से ये culture में चल रहा है कि जो ancestral property वो youngest daughter को देने से एक caretaker होगा और उसका पेरेंट्स का देखभाल भी कर सकेंगे। और दूसरा बात मतलब जो जो फैमिली में जब कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई भी घर रहने के लिए नहीं होता है या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो खड्डों का जो केयरटेकर है वहां पर रह सकता है। सो नोबडी इज विदाउट अ होम, नोबडी इज विदाउट एनी सपोर्ट। तो वो एक इस तरह से ये खड्डों के लिए ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब चुना है एजेस में कि ये होना चाहिए, क्योंकि जब उसका पास अर्निंग ज्यादा नहीं होने से, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है मतलब रहने के लिए तो होंगे, स्ट्रीट में तो नहीं होंगे, इसलिए वी डोंट हैव सो मेनी स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड पीपल ऑन द स्ट्रीट, द केयरटेकर इज देयर। द अदर फैक्टर इज दैट जब शादी होता है, मतलब हम लोग का जो खासी कल्चर में ट्रेडिशनली ये हस्बैंड वो लड़की का घर में रहने के लिए आता है। जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में मतलब लड़की हस्बैंड का घर जाएंगे उसका इन लॉज में, लेकिन यहाँ पर हस्बैंड उसका लड़की का घर में आता है रहने के लिए। तो आई नो फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री दे से दिस इज घर जमाई, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो। सो इट्स अ क्वाइट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ men living in the women's house, but there is also equal property shares if the family is rich. So traditionally जो family मतलब उसका मतलब जो कमाई है और and they have lots of riches, then equal rights देता है, मतलब son के लिए भी equal rights, daughters के लिए भी equal rights, और youngest daughter का थोड़ा सा बाहर क्योंकि वो उसका caretaker होता है देखभाल करने के लिए। So that is one part. And we don't have arranged marriage. यहाँ पर जब लड़का और लड़की पसंद हो जाता है फैमिली की तरफ से, वो मतलब हाँ या ना, वो मतलब एक साथ आता है और बात करके शादी मतलब कर देता है। So it's like that. Of course now we have a lot of Christianity and other religion, लेकिन traditional religion में ये होता है। So that is one, and that is going hereditary for many years. The other interesting part is that we have never seen women not given equal opportunity. तो हम लोग का जो मतलब कल्चर है, ये कल्चर में ये बहुत आता है कि हम लोग ये देखने के लिए आ रहा है कि we are always being able to provide equal opportunity. जब equal opportunity जो होता है मतलब education सब कुछ लड़की को भी बराबर मिलता है, लड़का को भी बराबर मिलता है। तो this is something very unique, where in India women are fighting for many things, but we get it, it's very there and it's never biased. हाँ, एक गर्ल चाइल्ड के लिए सब फैमिली मतलब चाहिए, क्योंकि विदाउट द गर्ल चाइल्ड ये देखभाल करने के लिए जो है ना जैसा मतलब फैमिली में नहीं होने से तो नहीं होता है। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द मैरिज एंड डिफरेंटली। जी
हसीना, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, अभी तक जो हसीना ने बताया है उसमें ये बात है कि वहां पर लड़का और लड़की जब दोनों तय कर लेते हैं और परिवार की रजामंदी हो जाती है तो वो इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। ये बहुत प्राकृतिक है, इसके लिए बहुत कोई ऐसी सेरेमनीज या कुछ ऐसा नहीं होता है, बस उनका फैसला ही जरूरी है। ये ओपन सोसाइटी है एक तरह से, जहां पर सब मिलके रहते हैं। अगर जो इनका जो पुरातन जो उनकी संस्कृति है उसके अनुसार तो ये ऐसे रहते हैं। और यदि किसी ने इस बीच किसी ने धर्म को चेंज कर लिया, मान लो कोई क्रिश्चियन हो गया या कोई हिंदू हो गया, तो फिर वो हिंदू उन रस्मों रीति रिवाजों के साथ में शादी करते हैं। अन्यथा ये लोग इसी तरह से इकट्ठा रहना शुरू हो जाते हैं और फिर जब संतान की उत्पत्ति करते हैं तब फिर वो फिर सीरियस हो जाता है फिर कि हाँ अब तो इनको इकट्ठे ही रहना। उससे पहले वो बहुत सारे पार्टनर्स के साथ बच्चे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो मैंने देखा है वहां पर। और वो इस तरीके का जो फ्री सोसाइटी है, उनको फ्रीडम है इस बात की कि वो चयन कर सके और फिर जिसके साथ रहना चाहें वो रह सके। दूसरा इन्होंने बताया है हसीना ने कि वहां पर एजुकेशन लड़का और लड़की दोनों को बराबर शुरू से ही देते हैं। उनके बच्चे सड़कों पर नहीं है, स्ट्रीट चिल्ड्रन वहां पर नहीं है, क्योंकि पूरे परिवार की और पूरे कुल की जिम्मेदारी जो खद्दू है उस पर डाली गई है। उसको ज्यादा प्रॉपर्टी दी गई है ताकि वो मुश्किलों में उन सबका साथ दे सके। एक ये बात जो है हसीना ने बताई है जो हमें हमारे समाज से अलग करती है। जी हसीना, और आपसे जानना चाहेंगे जी। हाँ तो हसीना जी, I have one question. यस प्लीज। Entire property of the family will go to the youngest daughter, and who is called Khaddu there. And what after her? The again property will. In case if Khaddu is not there, then who's the next hire? Okay, so the thing is that only ancestral property, जैसे बोला है कि ancestral property जो heritage है वो खद्दू के साथ रहता है, लेकिन उसका decision जो powers होता है उसका maternal uncle के साथ होता है, you know. So you cannot sell that property, you have to have a discussion and all that because that's kind of the caretaker. But if there is an absence of the khaddu, in some family they don't have a daughter, then the daughter of the sister, you know, like can also be brought in normally, and then there will be like you know, and like what we call it, the daughter from the sister, you know. I mean that will be the one who will also be there, who will be more like. But if they have an eldest daughter, that also works, you know. I mean, like if they don't have a youngest daughter, so those are things which is big practice. But it's only समझना चाहूंगी जी, अगर छोटी लड़की किसी वजह से नहीं है या सबसे छोटी लड़की को कुछ हो जाता है, वो नहीं है, तब वो संपत्ति फिर किसको जाएगी? जो अगर मान लो उस परिवार में 2 लड़कियां हैं या 3 लड़कियां हैं, तो फिर क्या करेंगे वो? So it remained the decision making powers maternal uncle और family के साथ बैठ के वो decision लेता है कि eldest daughter वो मतलब देखभाल कर सकेंगे, कैसा करेंगे, और ये घर कौन रह सकता है, मतलब कोई family extended family, क्योंकि ये जो you know lineage जो है, जो maternal uncle जो decision लेता है, it's not meant to be sold, हाँ? ये प्रॉपर्टी जो है मतलब सब लोग यहाँ रह सकता है, लेकिन इन नाउअडेज न्यूक्लियर फैमिली, मतलब अभी कितना साल से न्यूक्लियर फैमिली ये मॉडर्न जनरेशन में बहुत मतलब एक्सपेंशन हुआ है कि सब लोग बाहर जाता है, सब लोग मतलब अपना अपना प्रॉपर्टी लेता है। तो इन दैट केस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत कम है, मतलब इन द मॉडर्न जनरेशन अभी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत कम है। जो माँ बाबा मतलब पेरेंट्स जो है वो अपना प्रॉपर्टी लेके सब लोग रह सकता है जब तक वो मतलब घर में रहेंगे, और खद्दू उसका माँ के साथ रह सकता है, माँ बाबा के साथ रह सकता है। बट देन न्यूक्लियर फैमिली जो है अभी आजकल मतलब अपना अपना कमाई से घर लेता है, यू नो, एंड दे मूव आउट। दैट्स आल्सो एन ऑनगोइंग इवोल्यूशन ऑफ द matrilineal, you know, because economically अभी आजकल there's so much of land and property and all of that, but that practice is very much there. Yes. जी मित्रों, अभी हसीना ने हमको बताया कि यदि किसी वजह से
जो छोटी लड़की खड्डू यदि वो नहीं रहती है, और तो फिर प्रॉपर्टी जो मामा डिसाइड करता है कि परिवार में और किस लड़की को वो जिम्मेदारी दी जाएगी। वो बड़ी लड़कियां होंगी या उन बड़ी लड़कियों की भी लड़की हो सकती है, लेकिन मिलेगी जिम्मेदारी लड़की को ही। ये एंश्योर्ड है कि वो लड़की को ही सारी जिम्मेदारी जो है वो संपत्ति और परिवार की उसके ऊपर डाली जाएगी। ये एक खूबसूरती समाज की है जिसमें ये समाज इस तरह से व्यवहार करता है और काम करता है। खड्डू को बच्चे होना, खड्डू की शादी करना एक बहुत बड़ा उत्सव होता होगा, और लड़की पैदा हो जाए तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन होती होंगी। और ये अगर हम ट्रेडिशनल उसमें चले जाते हैं तो हो सकता है लड़कों के जन्म पे इतनी सेलिब्रेशन ना हो जितनी लड़कियों के जन्म पे सेलिब्रेशन होती होगी। ऐसा भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है जी। हमारे यहाँ पर लड़का जो पैदा होता है तो बहुत सेलिब्रेशन होता है। हाँ, सोसाइटी जो है मतलब सेलिब्रेशन दो तरफ होता है, गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो। सेलिब्रेशन ट्राइबल और इंडिजिनस कम्युनिटीज में बहुत होता है। बर्थ में, डेथ में भी सेलिब्रेशन होता है कि when there's somebody who dies, they will celebrate for the soul to depart very well, marriages, yes, up. So it's equal. But of course, the hope that the mother will always have that the youngest daughter should get married, should have children, so that the lineage can continue, But today in a modern world, people are moving out. Some youngest daughter are stuck outside, they are moving out or they gone out of the state. ये भी हो रहा है क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिली बहुत चल रहा है, एंड देन पीपल आर मूविंग आउट फ्रॉम वन स्टेट टू वन कंट्री, पढ़ने के लिए या मतलब काम करने के लिए। बट लेकिन ये जो ट्रेडिशन जो है मतलब आज तक वो बहुत इम्पोर्टेंट है खासी सोसाइटी के लिए कि आप कहाँ भी जाए, आप घर में जब वापस आएंगे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खद्दो है वो बहुत जरूरी होता है। राइट। धीरज जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। धीरज, आपने प्रश्न किया था हसीना जी से, मुझे लगता है शायद प्रश्न यही था कि यदि किसी वजह से खड्डू ना हो तो फिर क्या करें संपत्ति से, शायद यही प्रश्न। नहीं, my question was like the entire property of the family goes to the khaddu who is the youngest daughter of the family. So no. So it what is only happens ancestral. after that? No. It's only ancestral property. Ancestral property. So heritage. Grandmother say, it goes to the youngest daughter. लेकिन ये मतलब decision making powers जो होता है वो मतलब उसका पास होता है। I mean, it used to be with the family, Mama. So it's mama. So the maternal uncle, it's very very important कि उसका मामा का साथ होता है। But the mama would have her brother would have gone to some other family, so he must have married. I mean, maternal uncle will be married and going to other family, but he has the responsibility जो है वो बहुत मतलब जिम्मेदारी का responsibility है। So it does not mean that men in the Khasi society does not have responsibility, क्योंकि सबको अंकल सबको maternal uncle होता है, उसका शादी होता है, औरत का घर जाता है, लेकिन he also have a responsibility, of the other family. So it's a heritage ना, ये lineage का जो चल रहा है, practice जो है वो मतलब society में, community में अभी तक बहुत जिम्मेदारी का जो responsibility होता है। So he might be married and going, but he's still a very responsible man because he has to take care of as a maternal uncle. तो हसीना फिर मामा जी को बार-बार आना पड़ता होगा, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मामा अपने घर से आएगा आपके फैसले कराने के लिए और आपकी सारी चीजों के लिए। तो वो एक जिम्मेदारी, तो फिर दो के पास पावर है, या खड्डू है या मामा है, दो चीजें हो रही है, बहुत इम्पोर्टेंट। जी right this thing I wanted to understand, and one more thing, the ancestral property is not distributed equally in the children of the family. It goes to the
खड्डू? no, ancestral property एक होता है ना, लेकिन जो फैमिली उसका जो रिचेस है ज्यादा होता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जो एंसेस्ट्रल होम जो बोलता है ना, जो ग्रैंडमदर रहता है, ओके वो घर ओके यंगेस्ट डॉटर को जाता है। लेकिन जो फैमिली जो हमने बोला है कि कोई जिम्मेदारी का फैमिली जो होता है एंड दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ रिचेस, तो सन्स एंड डॉटर को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स देता है, लेकिन थोड़ा बहुत youngest daughter को मिल जाता है. So I mean the youngest daughter get more because she becomes the caretaker of the family. So that's a bit of a difference there. Khaddu does not have any right to deny anybody to allowing to stay in that. Everybody has the right to stay in that home. Right to stay, right to live there, you know, and nobody should be on the street, nobody should be in trouble. वो मतलब वो जिम्मेदारी उसका पास रहता है. Right, it is really very interesting. Yes, certainly interesting. एक और बात मैं हसीना आपसे करना चाहती हूँ और धीरज आपसे भी, क्योंकि वहां पर हमारी तरह से जैसे हमें बहुत सारा की प्रॉपर्टीज हों, बहुत बड़े बड़े घर हों, वो बहुत साधारण सी जिंदगी छोटे से घर में बिता लेते हैं और वो उतना ही घर रखते हैं जितने का वो खुद मेंटेन कर सके, छोटा सा पॉन्ड बना लेते हैं, वहीं अपनी मछली उगा लेते हैं जो भी उसको चाहिए ना. तो वो मैंने देखा छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं और वो उस रेस में नहीं है जिस रेस में हम लगे हुए हैं. वो बिल्कुल शांति से अपना जीवन जी रहे हैं. और उसकी जो खूबसूरत एक व्यवस्था जो मैंने देखी थी, क्योंकि मैं गांव तक के मैंने दौरे किए, तो मैं एक हेडमैन से मिली थी कि तो उन्होंने बताया कि ये जितनी प्रॉपर्टी जैसे सरकार की, आप क्योंकि रेवेन्यू और ये सब डील करते हैं ना, जो सरकार की संपत्ति है, सरकार की जमीन है, जो कुछ भी है ना, तो वहां हेडमैन के पास सारा कुछ उसका चार्ज है कि वो सब देख रहा है. एक लड़का और एक लड़की जब वो फैसला कर लेते हैं कि हमें शादी करके रहना है, तो वो हेडमैन के पास जाते हैं कि हमें व्यवस्था करो, हमें रहना है. तो हेडमैन उसको, यहाँ कोई घर होता वो घर प्रोवाइड कर देता, उसको जो वो जितना मांगते हैं कि मुझे इतनी सी जमीन रहने के लिए मैं अपनी कमाई से इतना घर बना सकता हूँ, तो वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं. तो उसकी जो बेसिक जरूरत है वो तो वहीं पूरी हो गई, क्योंकि वो बड़ी रेस में नहीं है, उनको अपने साथ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं बनानी है, प्यार से थोड़ा समय अच्छे से बिताना है. तो ये एक वो पंचायत जिसे कहते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि उनको वो प्रोवाइड कर दे. तो बेसिक वो एक बहुत खूबसूरत सा मुझे गांव का जो इनका लगा वो एक अच्छी चीज थी. हसीना, आप बताएं इस बारे में, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है ना कि सभी जो परिवार हैं उनके पास बड़ी संपत्तियां हों, बड़े उनके पास जमीन हो या घर हो या फिर दुकानें हो. ऐसे भी तो लोग होंगे जिनके पास बिल्कुल भी साधन नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है. तो उन लोगों को कैसे व्यवस्था, उनकी कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, हाउ द सोसाइटी सपोर्ट देम? हाँ, तो ये जो तो सब विलेजेस में कम्युनिटी लैंड होता है. तो आई मीन इन द वेरी बिगिनिंग द कम्युनिटी लैंड belongs to clan, it belongs to the community. So people, you know, we still have the kings, you know, I mean in different villages, because we don't have a panchayat, we have traditional institution. तो ये traditional institution जो है, जो आपने बोला है कि हेडमैन होता है, ये हेडमैन मतलब कम्युनिटी ने चुनता है वो देखभाल करने के लिए कम्युनिटी में. तो अर्बन सेटिंग और रूरल सेटिंग थोड़ा अलग और फर्क होता है. अर्बन सेटिंग में अभी सब लैंड का जो मतलब क्या बोलता है कि the land has become like a power of economics की बेचने के लिए, or you know, I mean people sell their land, sell their houses, and it's a business. But in rural area, I mean you still find 60 to 70% कि ये जो you know आपने जो बोला है कि community they still get land, you know, from the clans, from the community. तो जो घर मतलब लैंड नहीं होता है, कम्युनिटी मतलब दे सकता है, and they still have. But then I think urbanization जो चल रहा है globally, you know, I mean capitalism or urbanization, ये मतलब education के साथ, exposure के साथ, ये सब जो हो रहा है, we are seeing that in urban setting कि land you know मतलब अभी बहुत महंगा हो चुका है. That's why a lot of nuclear family वो land नहीं ले सकता है if you don't have so much money. But still, those who still own those earlier land, they still have. And that's why we find people in the urban setting, rent में रहता है, and people who have a bigger land would make houses and people would stay.
So that kind of changes is taking place very much because people are moving to the urban setting, you know. So urban setting overpopulated hota hai, land का थोड़ा कम हो जाता है, and जो land होता है मतलब घर बना के business बनाता है और आदमी मतलब rent में लेता है. But if they go back to the village, to the rural setting जो है, जो आपने बताया है, वो मतलब अभी तक kings वो लोग मतलब ना जो हम लोग का बोलते इट्स एमशिप जो होता है किंग का जो आई मीन समान होता है, they still have the power to issue these lands. और क्लैन भी मतलब लैंड देता है, आप घर बना सकता है. So that is a very practice is still going on with a lot of urbanization जो अभी आ रहा है, you know, capitalism भी आ रहा है as the world is opening to the world, you know. Yeah. जी राइट. हसीना, शुरुआत धीरज मुझे याद आ रहा है कि मुझे बात करना चाहिए. एक बार मैं आपके गांव में गई, वहां पर तो मैंने ऐसे ही महिलाओं से, बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, तो मैंने उनसे बात की, तो उनसे भी यही बात की कि भाई आपके यहाँ ये इस तरीके से सारी पावर्स जो है, पति आपके घर आता है और सारा काम, वो कपड़े धो रहा है, बर्तन मांज रहा है, मैंने उनको देखा कि, और वो बच्चों की देखभाल कर रहा है, स्त्री जो है वो बाहर जा रही है, काम कर रही है, वो सारी चीजें देखा मैंने. और मैंने जब एक किसी परिवार से मिली, एक पुरुष से, तो वो इसमें इतना ज्यादा फख्र महसूस कर रहा था कि मैं ये सब कर रहा है, टेक प्राइड इन वर्किंग फॉर माई वाइफ, एंड ही वाज सो डेडिकेटेड टू हिज वाइफ कि मैं अपनी जिंदगी जो मैं डेडिकेट करता हूँ इस महिला के नाम. और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने जो वहां के जो पुरुष ये सब काम कर रहे होते हैं, महिला के घर में जाकर के रहना और फिर उसके सारे काम करना, उसके बावजूद वो उन्होंने ये कहा, मैंने कहा कि आपको कभी ऐसा बुरा नहीं लगता? या बहुत सारी और सोसाइटी के लोग आ रहे होते हैं, अब तो इन्फ्लुएंस हो गया क्योंकि वहां पर बाकी पैट्रियार्की के लोग भी पहुंच गए हैं, बाकी काफी सारी चीजें हो रही है, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सब? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं कि जो हमारे एज ओल्ड ग्रैंडफादर्स ने जो हमें कहा, हमारी माँ ने जो कहा, वो हम कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, इसमें हमारा फख्र है, इसी में हमारा जीवन जो है वो सार्थक है, हमारा फर्ज यही बनता है, जैसे हमारे यहाँ महिलाएं कहती हैं. और फिर एक चीज जो और भी ज्यादा खूबसूरत थी, उनका ये था कि मैंने जब भी वहां से कम मैंने 20 से 25 पुरुषों से बात की हो, लेकिन जब भी उनकी बात माँ की बात करते थे, दे वर इनटू टीयर्स. वो कहते हैं हम अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकते, उन्होंने हमें जन्म दिया, हम अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकते. उनके पास एक ही बात होती थी कि वो माँ को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे कि उसने हमें पैदा किया, कि हमने हमें धरती पर लाई है, तो उसके जैसा कोई नहीं है. तो ये जो भाव वहां के पुरुषों के मन में थे, खासतौर पे अपनी माँ के लिए. और मैं ये स्वाभाविक भी मानती हूँ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जब आप बचपन में माँ की गोद में खेलते हैं, फिर आप ससुराल चले जाते हैं, वो लड़कों के साथ भी तो वही था ना. फिर माँ तो कितनी ज्यादा याद आती है, उसके लाड कितने याद आते हैं, तो उन लड़कों को भी माँ के उतने ही लाड याद आ रहे, उतना ही उनकी. लेकिन एक बात थी कि वो जितना रिस्पेक्ट वो जन्म देने की प्रक्रिया का वो करते हैं ना, उतना मैंने कहीं नहीं देखा होगा कि दे रिस्पेक्ट देयर मदर्स अ लॉट, कि माँ ने तो हमें जन्म दिया, तो हम एहसानमंद है कि वो हमें इस धरती पे लाई, उसके कारण हम ये धरती को देख पाए, ये दुनिया को, ये समाज को देख पाए. ये भावना होती है. Am I right, Hasinah? I think they take pride in serving the families and women. Correct. So I mean, like the whole world today, I mean, if you're looking at, you know, after India have signed the UN protocol on CEDAW, you know, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, a lot of laws has come into powers, come into force constitutionally, where women's right has become a very important part. You know, India women's rights movement has become a very important part as part of the global world. I think 8th of March, we still, you know, we're observing International Women's Day. I wanted to bring this is that, you know, people around the world talks about that if husband and wife, you know, they should have equal responsibility from the house, from cooking, from washing, from cleaning. They are fighting for that. They are trying to educate, you know, that it has to be like that. But for us, we grew up naturally. Men and women, we don't find it's a problem. You know, we cook, we clean, we wash, you know, it's equal, both men and women. So it was not like ye ladki ka kaam hai, ye ladka ka kaam hai, matlab ye barabar, matlab chota ka time se jab hum log bada hua hai,
there was not like a men and women distribution, so that is a very important part that the world is trying to educate. And here we are practicing it. Gender roles are not imposed, na? Gender roles ko it's not correct. So for a guy to be washing clothes or a guy washing dishes is part and parcel of our life. A man is also doing it, a woman is also doing it. It's an equal responsibility. So like UN, if you look at all the protocol and whole the awareness, it talks about equal opportunity, equal distribution of work. The world is emphasizing on that. And we in a matrilineal society, in a Khasi society, it's there. So we never felt that a man should not do it. The man never feel bad, changing nappies, taking kids to school, or making some cooking. So all these are basic small things, but they matter a lot in the day-to-day functions. ये हसीना आप बिल्कुल सही कह रही हैं। धीरज, आप इस बात को मानते होंगे कि जो जेंडर रोल्स हैं वो समाज की ढांचे में सिखाए गए हैं, बताए गए हैं, वो समाज ने उनकी स्थापना की है जेंडर रोल्स की, तो वही अपनाए गए हैं धीरे धीरे करके। जब स्वाभाविक और नेचुरल समाज होता है तो उसमें तो कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए, वो तो एक जैसे ही रहेगा। और हसीना, आपसे मुझे ध्यान आ रहा है कि जब मैं बात कर रही थी कि वहां महिलाओं से मैंने बात की तो उन्हें कहा कि क्यों ऐसा होता है कि पुरुषों के नाम महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी रहता है और महिलाएं डिसीजन मेकिंग भी होती हैं बहुत हद तक, और ये सब है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप पुरुषों को अपना प्रॉपर्टी देना चाहेंगे, क्या आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देना चाहेंगे? तो एवरीबडी से नो 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 नो, हम नहीं कर सकते, वी कांट डू इट, नो इट्स नॉट पॉसिबल। आई सेड व्हाई? कहते आप, उन्होंने बहुत जो सुंदर बात कही वो मैं आपको भी बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैडम आप बताइए कि चिड़िया, घोंसला जो है वो चिड़िया का होता है कि चिड़े का होता है? घोंसला तो चिड़िया का ही होता है, और चिड़िया को वही बच्चे पैदा करने हैं, अंडे देना है। तो हमारी जो सोसाइटी है इट्स ए नेचुरल प्राकृतिक सोसाइटी है, और चिड़ा जो है वो तो कहीं पे भी चला जाएगा। वो सेम है कि आपने जैसे बताया कि समाज की स्थापना ऐसे होती है कि जो पुरुष है वो तो लड़ाइयां लड़ने के लिए बाहर रहा, और महिलाएं चूंकि घर पे रही तो उनको वो सारी प्रॉपर्टी, वहां पर बच्चों की देखभाल करना। पुरुष तो अभी जैसे उन औरतों ने, मुझे गांव की औरतों ने बोला कि ये तो कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाकर रहेगा, कहीं भी 6 महीने नहीं आएगा, कि साल नहीं आएगा, या किसी और औरत के पास जाकर रहेगा, मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तो इस करके जो चिड़िया है वो उसका अपना घोंसला ही ठीक होता है। तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी, ये जो भी मांग रहे हैं हम नहीं देने वाली हैं। और डेफिनेटली कि वुमेन आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो इस व्यवस्था में परिवर्तन हो। और एक व्यवस्था जो बनती है, अगर वो प्राकृतिक रूप से बनती है तो वो बहुत खूबसूरत है। तो एक और बात हसीना आपसे पूछ लेते हैं कि अभी आपके, चाहे हम शिलोंग की बात देखें या मेघालय में और शहरों की बात देखें, तो अभी तो बहुत सारा जो पैट्रियार्की से लोग हैं वो वहां पर आ गए हैं, तो कितना ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस होते हैं वहां पर, वहां का समाज कितना उसका असर पड़ता है? I think so the patriarchal society, which is the majority in our country, and also the process of a patriarchal where the man becomes the most important bread earner of the family is always the focus, right? So I think that has influenced to a certain amount of men's group in our state, where they feel that they don't have equal rights and they don't have the power that the women have. But then they have forgotten that if you go back to the roots, जो हम लोग का जो traditional institution जो है, जो cultural practice जो है, there has always been equal distribution of property. जैसे हमने बोला था कि it depends on the riches. Maternal uncle का जो role बहुत important होता है. So if the maternal uncle role is very important, but in the absence of a maternal uncle, it doesn't mean that every father is a maternal uncle, of somebody. And the maternal uncle will always have a discussion with the father of the house. So it's not that the men are being disillusioned, or the men are being not taken into the decision-making power. So that is something that I think the movement has come out to be influenced, but by patriarchal very much. So
the trying of, not going deep to the roots, but as a person, I mean, मैं इतना शहर, इतना दुनिया, मतलब so many countries I've visited, I've worked in multiple countries. I find the beauty of coming from a matrilineal society is being very liberated. We are very liberated. We are very, very open. There's nothing about, that we have to fight for being a woman. All of that is not there. But of course, crime is everywhere, whether it's in a matrilineal or in a patriarchal. That is something that we cannot bring it to the cultural aspect. Crime happens everywhere. Crime takes place in our society as well. The influence of urban culture, the influence of the openings of the world, all of this comes very much as a matter of, changing world, changing scenario. So we cannot look at the fact that we have a lot of alcoholic, in the state, but alcoholism is a disease that is there everywhere in the world. So it's nothing to do with culture. It's nothing to do with property, So the group has come up and having this debate, have their understanding that this is the factor. But I think as a woman who have grown here, who have grew up, have traveled around the world, who have seen, I mean, the world is fighting to have something to what we practice. So why do we want to eliminate what we already have, which has been a practice for 100 years? राइट. एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी हसीना, हमारे दर्शक भी उसमें जानना चाहेंगे. संगीता पुखराज, नमस्ते आपको. सतबीर कौर जी नमस्ते. राहुल गुलाटी नमस्ते. हाँ, वो हम बात कर रहे हैं जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की, तो थर्ड जेंडर भी आता है, उसके बारे में भी मैं बात कर लेती हूँ. और खासी, और हमारे पास डॉक्टर विजय लक्ष्मी बराड़ा जी, कि उन्होंने भी खासी सोसाइटी के बारे में लिखा है कि दैट इज इट इज मेट्रिलिनियल एंड बट पैट्रियार्कल. यस, हाँ, उसको मान लेते हैं. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसआरटी जो पुरुषों के राइट्स के लिए संघर्ष करते हैं. यदि आप उनको पढ़ते हैं, या मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिली हूँ, तो उनकी जो वर्जन है वो ये मानते हैं कि एक तो पति अपनी माता पिता का घर छोड़ के स्त्री के घर जाना, और फिर वहां पर उन्होंने बहुत ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि कुत्ते की जिंदगी है हमारी, ठीक है, और हम लोग ऐसे वहां पर जी रहे होते हैं, और हमें इतना ज्यादा, हमें कुछ समझते नहीं, डिसीजन मेकिंग में हमें शामिल नहीं करते. तो उनकी बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं. उनको लगता है कि हमारा जो है, हमें बहुत मिसट्रीट किया जाता है, और हमारा जो है वहां पर शोषण होता है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको वो समाज में, दे आर फाइटिंग फॉर इक्वल राइट्स, कि हमें भी वैसे वैसे राइट्स होने चाहिए. तो जो एसआरटी से जुड़े हुए लोग हैं, और वो जो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, और लड़कों को, वो कह रहे हैं कि लड़कों को तो वहां कोई पूछता ही नहीं है, मतलब उनका जो वर्जन ये था, और उनको काफी ज्यादा दिक्कतें थी. तो जो लोग उस व्यवस्था को नहीं स्वीकार कर पा रहे, जो लोग चेंज चाहते हैं, तो ऐसे में आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हो? What is your take on SRT agenda, SRT demands? What? Well, I've interacted with SRT very much at many platforms, at many discussions. Their viewpoint, I mean, they have to go to the in-laws' house. So which is similar now in a patriarchal society, the women will say we have to go to the in-laws' house again. But the factor that some few experiences, some case study where they did not have a good, experience at the in-law, that doesn't mean that the whole culture, the whole society is the same. So I think we cannot disown the beauty of this culture just because of few experiences. Now, experiences, I mean, it can differ from family to family, but that doesn't mean that the whole practices disown the role of men. Now, if they disown the role of men, it would have not, then how can the maternal uncles play a very important role if the ancestral property rights and decision making and all of that is there very much part and parcel of every family, So that is something that I have put up at many occasions in this discussion. Secondly, they said that because the men are not very respected in the society, that's why alcoholism is on the rise. But for a person who works on development issue, alcoholism is a worldwide problem.
Alcoholism is a disease which is worldwide. So it's got nothing to do because you're mistreated or because the society does not give you the responsibility or the clan or the family. So it cannot be this brought up from that perspective. I grew up in that kind of a family. I see my brothers responsibly taking care of the family. They do cleaning and washing. We never feel that a man should not do it, a woman should not do it. So it depends on how we are being brought up. So that is also a Right. very important element that one has to really understand and look deep. So we cannot look at only from one lens of few experiences. कि ये हुआ है तो सब लोग का ऐसा होता है. It doesn't happen that way. राइट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हर व्यवस्था की अपनी अपनी खूबसूरती होती है और इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारे अनुभव अच्छे नहीं है. अगर हम मातृसत्ता की बात करते हैं या फिर हम पितृसत्ता की भी बात करते हैं, पेट्रियार्की में भी बहुत सारे ऐसा है कि जिनके अनुभव बहुत खराब हैं, जिनके अनुभव अच्छे हैं. ये दोनों तरह की बात है. तो हम कोशिश करेंगे किसी दिन SRT के साथ भी हम लोग इंटरेक्ट कर पाए, हम उनका पक्ष और उनकी बात को भी हम सुन पाए. लेकिन आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहा, हम लोगों को बहुत जानने को मिला. और कुछ मैं दर्शकों के देख लेती हूँ, यदि कुछ सवाल हैं तो उनको हम लेते हैं. उनके डॉक्टर विजय लक्ष्मी सेड के रोल ऑफ फादर एंड मदर्स ब्रदर इज कॉन्फ्लिक्टिंग, कि फादर का रोल और मामा का रोल में कॉन्फ्लिक्ट होता है. Well, traditionally, I have not seen, like I said, in the ancestral conflicting role. It's always the father and the uncle and the mother, Yes. has always been part. Like I just said, every father is a maternal uncle. And whenever a decision has to be taken in a family, the maternal uncle, father, mother always sit together, in major decision, not everyday decision, but major decision. So I have not seen or experiences in, cause of being a person brought up in the society and with the exposure that I have. There are family that gets into a conflict, but then that is again case to case that they get into a conflict. Number two is that when looking it from the perspective of a lineage, it's still a beautiful lineage. I know that people say that in a matrilineal society like the Khasi, we don't have so many women leaders. But because the women maybe do not really have to fight for their rights, they become very, very at ease with everything. They don't really want to fight, for leadership roles, which also in today's world, the role of leadership has become a very important part, So that is also another aspect of it. But when it comes to like day-to-day life now, and if you are looking at modernity and nuclear family, it's always the father and mother who's making decisions, at the end of the day. Because nowadays we don't find that economically a lot of people are rich enough to have so many property, to give equal property, or, to divide the property. As long as the parents are still alive, their house, they will still live there together, So all of that comes very much part of a family. So as nuclear family is coming into our society, we are seeing that property rights has becoming smaller because most family has one house. So unless until they are able to earn more money, the children gets their job and they're able to earn, they'll go and buy their own house. So their parents' house will remain a parent house. So that is also the reality of today's life. जी हसीना, एक और हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं. हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स जुड़े हैं. सतबीर कौर जी, नमस्ते आपको. और हमारे साथ डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी, नमस्ते आपको. धनंजय हमारे साथ जुड़े हैं, आपको नमस्ते. आपसे एक सवाल आ रहा है कि व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन matrilineal society, in your society, how transgenders are being accepted in the society, what they do, what you do, right? So, we have, there have been a very small communities of transgender, even in the Khasi society for a very, very long time. We have a local name, a traditional name that they would say, that is there. But, they have never been disowned. They have never been disregard. There has never been like stigma over it, But today, with the exposure, with the larger discussion on all gender and other gender,
this has also been a quite acceptable norm. But of course, it differs from family to family on how broad-minded are you to be accepting, LGBT rights. That is the core of a global today. And for me, who works on this issue, for me, all gender are equal. But the society has never disowned other gender. It has been there. It has not been so much spoken, but it was very much there. I still, when I talk to my mother, who's 92 years old, traditionally, she keeps talking that there used to be communities, but very small communities, which is there and part of parcel, but they've never been disowned. But it's never been spoken very, very widely. But I think in today's world, education and exposure, LGBT right is being spoken very widely. And for me, I support all gender, and I feel that people like us who are more exposed in a matrilineal society should talk about these more openly. हाँ, हसीना, आपसे सवाल यही था कि जो अगर आपके ट्रांसजेंडर, क्योंकि ये तो ऐसा प्राकृतिक है कि जैविक रूप से ट्रांसजेंडर सभी समाज में होते हैं, इवन अगर हम जानवरों में भी देखेंगे तो उनमें भी ट्रांसजेंडर्स की पाए जाते हैं। तो जब पुराने समय के अंदर, ओल्ड टाइम्स, पुराने समय के अंदर ट्रांसजेंडर्स को मैट्रिलिनियल सोसाइटी में किस रोल में रखा जाता था, या उनके लिए कोई स्पेसिफिक कुछ रोल रखा, या फिर कोई ऐसा व्यवस्था रखी, क्या किया आप लोगों ने, उसको कैसे ट्रीट किया जाता था, उनके साथ क्या किया जाता था? So traditionally, family has always accepted, and traditionally family has, they have always had, those family who had, transgender has never disowned, they have continued to live into the, into the family, into following the whole culture, the whole heritage. So that has always been there for a very long time. राइट। जी, मित्रों जो हमारे साथ जुड़े हैं हिंदी भाषी, आपको बता देती हूँ, हसीना कह रही हैं कि पारंपरिक रूप से ट्रांसजेंडर के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया गया, उनको परिवार में वैसी ही जगह मिली और उनको समाज से कभी निकाला भी नहीं गया, तो इसीलिए उनके लिए कोई अलग से कोई रोल भी तय नहीं किया गया, और वो जैसे बाकी सामान्य लोग रहते हैं तो वैसे ही सामान्य। क्या ट्रांसजेंडर को उस टाइम जो है, जो समाज में और बच्चे हैं, वो क्या कभी उसको बुली करते रहे, ऐसा कभी समाज में देखने को आया कि नहीं, बस वो सब स्वीकार्य था? Everyone is स्वीकार. I mean, they never had any issues where they did not accept, or disown, like I just said. जी जी जी, बिल्कुल। और दूसरा पूछ रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी का जो डिवीजन होता है, वो उसमें जब प्रॉपर्टी दी जाती है तो ट्रांसजेंडर बच्चों को भी प्रॉपर्टी दी गई? एक सवाल है हमारे दर्शक। So, I mean, the family who have more money has always given all children equal property and more to the youngest daughter. But in a modern world, like I just said, nuclear family is more than family who have many riches, So the family of the parent continue to be the house till their children becomes grown up, stay there, till they get a job or they go out of the family. जी, शुक्रिया। मुझे लगता है हसीना, हमने आज मातृवंशी समाज के ऊपर काफी बात कर ली है और काफी चीजें जो हैं वो समझ में भी आई हैं, और मैं सच में कहती हूँ इसमें बहुत खूबसूरती है। मैट्रिलिनियल सोसाइटी बहुत खूबसूरत है, और महिलाओं के यदि मैं नजरिए से देखती हूँ तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें अपना लेनी चाहिए, बहुत सी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। जो प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया, और हमने ही अपने अलग अलग चश्मे बनाए, अलग अलग व्यवस्था बनाई, और हमने अलग तरीके से चीजों को देखना शुरू हुआ। जब हम आर्की की बात करते हैं, आर्की मतलब सत्ता, चाहे हम पितृ सत्ता की बात करते हैं, हम चाहे मातृ सत्ता की बात, जहां सत्ता शब्द आता है उसका मतलब होता है किसी दूसरे पर शासन करना। अगर पेट्रियार्की है तो भी शासन पुरुष पर हो रहा है, और पेट्रियार्की है तो पुरुष द्वारा शासन हो रहा है, और मैट्रियार्की है तो स्त्री पुरुष पर शासन कर रही है। तो शासन तो करना एक लिंग का दूसरे लिंग पर हमेशा से ही गलत है। समानता की जब हम बात करते हैं, प्रकृति ने अलग हमें बेशक जेंडर के रूप में थोड़ा सा हमें भिन्न बनाया है, लेकिन वो भी भिन्नता भी बहुत खूबसूरत चीज है। अगर सब समाज एक जैसा हो जाता, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ दोस्तों कि यदि पूरी वर्ल्ड में, पूरी धरती पर सिर्फ 2 ही कलर होते,
कि सारे पेड़ ब्लैक हैं, धरती व्हाइट है, या ब्लैक एंड व्हाइट ही होता सब कुछ, हम भी ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये जो धरती है ये बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं होती, ये दुनिया जो है ये इंटरेस्टिंग नहीं होती जब इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे शक्ल सूरतों में अंतर हैं, प्रकृति के जो हमारा धरती है, भूमि है, सब में अंतर है। ठीक है, कोई ग्रह छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा दिखता है। तो हमारी आंखों को देखने के लिए कितनी वैरायटी है, कितनी वैरायटी जो हमें नेचर ने दिया है, ईश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम इस धरती को एडमायर करें, पूरे जीवों को एडमायर करें। और हम एडमायर करते देखते देखते हमें जो अपनी 60, 70, 80 साल की उम्र है वो बड़ी छोटी लगेगी कि वर्ल्ड में हम क्या सब कुछ देख पाए, क्या हम हर तरह का इंसान देख पा रहे हैं? नहीं ना। तो कितनी सुंदर चीजें हैं जिसे हम लोग अप्रिशिएट करना जानते ही नहीं। हमारे से जो अलग है वो गलत नहीं है, जो हमारे जैसा नहीं दिखता वो गलत कैसे हो सकता है? जो हम जैसा है वो भी अच्छा है, जो हम जैसा नहीं है वो और भी अच्छा है। तो हमारा जो एक नजरिया है समाज को देखने का, धरती को, पूरी सृष्टि को, विश्व को देखने का, तो मुझे तो हमेशा ये महसूस होता है कि हम लोग जितनी प्रशंसा कर सकें, जितनी सराहना कर सकें उस कुदरत की, उस नेचर की, उस ईश्वर की, कि उसके जैसा है कोई जिसने इतना सब कुछ बनाया है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम लोग किसी को छोटा किसी को बड़ा कर रहे हैं, किसी को अच्छा किसी को बुरा कर रहे हैं, हम कितना कुछ कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद हम अपनी ही जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं और हम दूसरों की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। तो हम लोग लेट अस सेलिब्रेट आवर existence on this earth, let us celebrate the disparities, let us celebrate the differences, और ये जिंदगी celebration हो। we have to live a quality life for all of us, it is very necessary। तो ये बहुत सुंदर आज की हमारी जो है चर्चा रही। हसीना से हमने बात की, हसीना ने बहुत सारी चीजें बताई। और अगर मैं आज की चर्चा को अगर आपकी मैट्रिलिनियल सोसाइटी के संदर्भ में मैं इसको रिवाइंड करना चाहूँ या कुछ चीजें पॉइंट नोट करना चाहूँ, वो सबसे खूबसूरत ये है कि समाज प्राकृतिक होना चाहिए, समाज लिंग भेद के बिना होना चाहिए, समाज जो है जिसमें आपके समाज में जैसे कि जिम्मेदार होना चाहिए, चाहे वो एक छोटी बच्ची पर है जिम्मेदारी, एक खड्डू पर जिम्मेदारी है, तो सबको समान रखना, कोई स्ट्रीट पर ना, कोई सड़क पर ना रहे, हर किसी को ऑन किया जाए, किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बराबर के हम हिस्सेदार बने। और जो सबसे बड़ी और जरूरी बात है वो ये है, जिसके आगे मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं बात पता नहीं मैं कितने मंचों तक कहने वाली हूँ और कितनों को बताने वाली हूँ, कि कोई भी बच्चा अवैध नहीं होता जब उस बच्चे को उसकी माँ के नाम से जाना जाए। माँ के नाम से अगर बच्चा है तो वो कभी अवैध नहीं होगा। अवैध तब होता है जब हम कहते हैं ये इसका होगा या उसका होगा या इसका है, कोई नहीं है। एक बाप मुकर सकता है कि मेरा बच्चा नहीं है, एक माँ कभी नहीं मुकरती कि मेरा औलाद नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है ना। पिता कभी भी डिनाई कर सकता है कि मेरा नहीं है, औरत कभी डिनाई नहीं करती कि मेरा नहीं है। तो ये बहुत सुंदर चीज है कि नोबडी इज अबंडेंट, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हम स्वीकारे ना। और धरती पर अगर हम आए हैं, ईश्वर ने भेजा है, तो हम क्यों ना स्वीकार करें, हर उस चीज को स्वीकार करें जिससे हमें हमारे ढांचे में, जिसको हम नहीं मान रहे, क्योंकि ढांचा तो हमने बनाया ना, प्रकृति ने तो आपको दिखाने के लिए बनाया कि देखो मैं आपको एक और वैरायटी दे रहा हूँ, यू जस्ट एडमायर। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये गलत है, हम कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है, हमने अपना नजरिया अच्छे और बुरे का बनाया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम से विदा लेती हूँ। हालांकि मैंने काफी भावुक होकर बहुत सारी बातें बोल दी हैं, आउट ऑफ इमोशन आई स्पोक टू मच, बट यस आई रियली अप्रिशिएट हसीना कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं मित्रों। और मैं कोशिश करूंगी कि हम SRT का जो इश्यूज हैं उनको भी किसी दिन मौका दें, ताकि वो भी बात समझें और आप भी समझें कि बात जो है वो बराबरी पर ही बनेगी, बात जेंडर न्यूट्रलिटी पर ही बनेगी, एक दूसरे के समान अधिकारों पर ही खत्म होगी और एक दूसरे को समान पहुंचने की सारी एक्सरसाइज है। एक इक्वालिटी पर हम आ जाएं, सारा जो है एक्सरसाइज और जितना स्ट्रगल है वो इसी चीज का है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ हसीना, कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, आप कुछ बताना चाहें, और कोई चीज ऐसी जो हमारा समाज के नजरिए को बदले, तो कृपया बताएं जी। I think India is a democracy with a lot of diversity, and I think matrilineal Khasi society is one part of that entire diversity of our country, and it's a beautiful culture that need to be celebrated when it comes to the girl child, when it comes to women's right, when it comes to the equality that we are looking at in the simplest form of both men and women together, having equality at all levels. So that's a beauty that I think one needs to learn, within a country which has a lot of diversity. Right. So thank you very much. हमारे सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, और हसीना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज समय निकाला और हमसे बात की। सभी दर्शकों को नमस्ते, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम कल एक और नए विषय के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। अब आप मुझे दे दीजिए इजाजत, आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्ते। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। आपको बहुत सी जानकारी मिलती है, बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं, बहुत सा आदान प्रदान हम विचारों का करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद।